Sir, you're not audible. सबको स्क्रीन और वॉइस दिख रही है? वॉइस आ रही है मतलब? Yes, sir. चैट बॉक्स में लिखो एक बार कुछ, मेरे पास चैट बॉक्स में कुछ नहीं आ रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है हमारा सबसेट्स इसी पीएनसी में। कितने प्रॉब्लम हुए थे एक बार बताइए, चैट बॉक्स में नंबर लिखो। 100 कुछ होगा, 126. 126 126. 126 हो गए थे। चलो मैं देखता हूँ। वन 26 ठीक है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। इधर ध्यान दो आप सब लोग। प्रॉब्लम 127। अच्छा, सबसेट्स का मतलब क्या होता है? एक बार थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ, फिर प्रॉब्लम करते हैं। जैसे मान लो कोई भी एक सेट है 1 2 3 और 5 ऐसा कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट की डेफिनेशन होती है सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो मान लो ऐसा लिख दिया 1 3 7 ऐसा कुछ। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि कुछ पैटर्न में हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, कैसे भी लिख सकते हो आप सेट को। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। एक जो आप ऑब्जेक्ट लिखते हो उसको दो बार नहीं लिखते हैं उसमें, जैसे 1 1 नहीं लिखेंगे, तो हमेशा 1 3 7 ही लिखेंगे। स्क्रीन अंजलि को नहीं दिख रहा है, बाकी सबको स्क्रीन दिख रहा है? एक बार यस लिखो। मैं इसीलिए आपसे पहले पूछ रहा था बेटा, स्क्रीन दिखना चाहिए आपका, फिर इसका मतलब Yes, नेटवर्क sir. वीक है। चलो मैं एक बार रीशेयर करता हूँ। थोड़ा सा वेट करो, जिसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है वो अपने आप नेटवर्क के बाद आ जाएगा। चलो देखो अब ध्यान दो इधर। तो मैं आपको ये बता रहा था, मान लो व्हाट इज द डेफिनेशन। जिसको नहीं स्क्रीन दिख रहा है थोड़ा सा वेट करो बेटा, आ जाएगा। तो सेट की क्या डेफिनेशन होती है? इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपके पास ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनको आप कॉमा से सेपरेट करके लिख दोगे, और वो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो यूनिक होंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपने जैसे मतलब सेट में जैसे इसमें मैं ऐसा नहीं लिखूंगा 1 1 3 7। इसमें जो 1 है वो यूनिक नहीं है, ठीक है। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये बात तो हमें समझ आ गई कि भाई ए में अब 3 एलिमेंट है 1 3 एंड 7। अब मेरे को बनाने इसके सबसेट्स। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट? तो वो पी ऑफ ए से हम क्या करते हैं? पी ऑफ ए का मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए। सो पावर सेट ऑफ ए इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स। कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए में क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। तो सबसेट कैसे लिखोगे आप? एक करली ब्रैकेट बनाओगे क्योंकि ये भी पावर सेट है। फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। फिर हम एक बनाएंगे 1, फिर एक बनाएंगे 3, एक बनाएंगे 7। तो ये तीनों सेट हैं, तो उन सेट के कलेक्शन को पावर सेट बोलते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ? एक एक एलिमेंट आया, फिर दो दो एलिमेंट आएंगे। ऐसा हम पहले भी आपको बता चुके हैं, बट फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ।
फिर 3 एलिमेंट आएंगे 1 3 7, ठीक है। तो ये जो कलेक्शन हुआ ये हो गया आपके पास पावर सेट। तो ये आपने कैसे लिखा हुआ है, ये आपने 3C0 से लिखा हुआ है, ये आपने कैसे लिखा हुआ है 3C1 से, ये आपने कैसे लिखा हुआ है 3C2 से, ये आपने कैसे लिखा हुआ है 3C3 से, ठीक है। तो एक सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसमें टोटल सबसेट्स कितने हो जाएंगे 2⁻n। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, अंडरस्टूड और डिस्टिंक्ट होता है, इज इक्वल टू NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 सो ऑन टू NCn, V2 की पावर n आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? ये तो मेरे को लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब अगर मैं बोलता हूं कि एक सेट से, मेरे पास एक सेट है, उससे मेरे को 2 सेट बनाने हैं, तो उसके कितने वेज होंगे? इस क्वेश्चन को सुनना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से मेरे पास एक एक्स सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 ऐसे करते करते n एलिमेंट्स हैं। इससे मेरे को 2 सेट बनाने हैं, p और q। कोई भी एलिमेंट कहीं पे भी जा सकता है, रिपीट भी कर सकते, मतलब आप ऐसा कर सकते हो, 1 को 1 p में भेज सकते हो, q में भेज सकते हो, 2 को p में भेज सकते हो, q में भेज सकते हो, 3 को p में भेज सकते हो, q में भेज सकते हो, क्योंकि एक सेट से हम 2 बना रहे हैं ना। आप समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि 1 जब चला गया तो 1 यहाँ से खाली हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस सेट से हम 2 सेट्स बना रहे हैं, p और q। तो कितने वेज होंगे 2 की पावर n? ये समझ आता है 2 की पावर n? ये 2 की पावर n और ये 2 की पावर n अलग है, वो तो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं। ये क्या है कि भाई एक सेट से अगर मैं 2 सेट बना रहा हूँ तो उसको कितने तरीके से बनाया जा सकता है। तो पहले आप क्या करोगे, एक एलिमेंट को उठाओगे, उसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो p में जाएगा या q में जाएगा। 2 के पास कितने ऑप्शन है, या तो p में जाएगा या q में जाएगा। 3 के पास कितने ऑप्शन है, p में जाएगा q में जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर n हो गया। अच्छा, एक हम स्टेटमेंट बोलते थे p यूनियन q। p यूनियन q का क्या मतलब होता था? तो जैसे मान लो p सेट, हमने इसमें से एक सेट बना लिया 1 2 3, और q सेट हमने बना लिया 2 3 4 5। तो यूनियन का क्या मतलब होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिटन वंस, मतलब रिपीट नहीं करते हैं उसको। कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिटन वंस, मतलब इसका मतलब और भी होता था, अगर आपको याद हो। तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा मेरे पास, 1 2 3 4 5 आ जाएगा, ये यूनियन आ गया। इंटरसेक्शन देखते हैं, इंटरसेक्शन में क्या होता था, कॉमन वैल्यूज। तो इनमें कॉमन वैल्यूज क्या आएंगी, 2 और 3। तो पी यूनियन क्यू क्या आएगा, 1 2 3 4 5। पी इंटरसेक्शन क्यू क्या आएगा, 2 3। समझ आ गया? तो ये आपको यूनियन का क्या मतलब होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स, और इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन वैल्यूज। तो आपने कॉमन वैल्यूज ले ली। चलो अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। अब ध्यान से इसके क्वेश्चंस समझना, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट है जिसको मैं स्टेटमेंट 1 बोल रहा हूँ, वो हर क्वेश्चन में रिपीट है तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, तो एक बार लिख देता हूँ। तो स्टेटमेंट ए लिख देते हैं इसको। स्टेटमेंट ए इज लेट कैपिटल X इज अ set containing n elements a subset P of set X is chosen at random. The set capital X is then reconstructed by replacing the elements of set P and another set Q is chosen at random. Find number of ways to choose P and Q such that P union Q
contains exactly R elements. ठीक है, तो मैं बताता हूँ, एक बार सुनो इसका। तो स्टेटमेंट ए जो है वो हमारी यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ए जब मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट अब मैं बार बार क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा। तनीषा आप देखो, अब सही है स्क्रीन? अभी सबको वॉइस और स्क्रीन दिख रही है? एक बार यस लिखिए। हो सकता है वो नेटवर्क इश्यू आ रहा हो, मैंने चेंज किया नेटवर्क, मोबाइल से लेता हूँ। Yes, sir. ठीक है, चलो देखो फिर क्या लिखा हुआ है। अब इसमें लिखा हुआ है एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं। सुनो आप ध्यान से, एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 ऐसे मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, हम बस ऐसे मान रहे हैं n माइनस n। एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं। अब उस सेट से वो दो सेट्स बना रहा है, एक p बना रहा है और एक q बना रहा है, ठीक है। वो ऐसा कह रहा है कि इस सेट से मैं दो सेट बना रहा हूँ, एक p है और एक q है, ठीक है। तो अ सबसेट p ऑफ सेट x इज चूजन एट रैंडम, अ सबसेट p of x is chosen at random, then set x is then reconstructed। इसका क्या मतलब है कि भाई तुमने p बनाया, फिर p के जो एलिमेंट है ना वो दोबारा से x में डाल दिए, तो एक तो p बन गया आपका, फिर उससे दोबारा से q बनाया। कहने का बस इतना मतलब है कि भाई आप 1 2 3 4 5 so on to n-1 से n तक आप इन दोनों को, इसके एलिमेंट्स को यूज करके p और q दोनों बना सकते हो, ठीक है जी। Then find number of ways to choose p and q such that p union q contain exactly r elements। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि P यूनियन Q में एग्जैक्टली R एलिमेंट्स आने चाहिए। P यूनियन Q में कितने आने चाहिए? एग्जैक्टली R एलिमेंट्स आने चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? वो R एलिमेंट कहाँ पे जाएंगे? देखना, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ। तो पहले तो आप क्या करो, N में से R एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब वो जो R एलिमेंट है, मान लो ये जैसे 1 2 3 so on to R आपने सिलेक्ट कर लिए। अब ये इसके पास क्या क्या ऑप्शन है? 1 के पास या तो ये P में चला जाए, अकेले P में चला जाए, या अकेले Q में चला जाए, या दोनों में चला जाए। समझ रहे हो? इसके पास तीन ऑप्शन है, या तो P में चला जाए, या Q में चला जाए, या P एंड Q दोनों में चला जाए, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, इसके पास क्या ऑप्शन है? P में चला जाए, या Q में चला जाए, या दोनों में चला जाए। समझ लो, तो पहले वाले एलिमेंट के पास भी तीन ऑप्शन है, या तो P में जाए, या Q में जाए, या दोनों में चला जाए। सेकंड वाले के पास भी क्या ऑप्शन है? P में जाए, Q में जाए, या दोनों में चला जाए। क्योंकि यूनियन में आ जाएगा ना, अकेला P में तब भी यूनियन में आ जाएगा, अकेला Q में तब भी यूनियन में आ जाएगा, दोनों में है तब भी यूनियन में आ जाएगा, बट रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। एक और केस बनता है रिजेक्ट वाला, रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो R एलिमेंट्स के पास कितने ऑप्शन है? तीन ऑप्शन है, तो 3 बार R हो गया। पहले वाले के पास भी तीन ऑप्शन, दूसरे वाले के पास भी तीन ऑप्शन, तीसरे वाले के पास भी तीन ऑप्शन, एंड सो ऑन। अब जो बचे हैं, बचे हुए एलिमेंट्स के पास क्या ऑप्शन है? बचे हुए एलिमेंट्स को ना तो P में जाना पड़ेगा। अब जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं कितने बचेंगे हमारे पास? n माइनस आर बचेंगे। अब इनके पास P में नहीं जा सकते, Q में नहीं जा सकते, क्या कर सकते हैं? दोनों में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? दोनों में भी नहीं जा सकते। बस क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट कर सकते हैं। तो 1 की पावर n माइनस आर आएगा,
जो n माइनस आर एलिमेंट्स बचे उन सबके पास एक ही ऑप्शन है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा NCR इंटू 3 की पावर आर। अब बताओ भाई किस किस को समझ आया, किस किस को नहीं समझ आया। सबको समझ आया नहीं समझ आया बताओ। चलो अभी और क्वेश्चन करते हैं। कुछ बच्चों को स्क्रीन हैंग कर रहे हैं, वो नेटवर्क का बेटा इशू हो सकता है, बट अगर आपको कुछ नहीं समझ आएगा तो फिर आप रिकॉर्डिंग देखना है इसकी, ठीक है। ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है। मैं भी और क्वेश्चंस कराता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम 128। तो इसमें क्या है, अब हमारे पास इसमें सेम वही स्टेटमेंट है। एक तो जो स्टेटमेंट 1 है, मतलब हमने दो स्टेटमेंट ए जो है हमारी, हमने क्या किया, दो सेट बनाए। एक सेट था जिसमें n एलिमेंट्स थे और उससे हमने दो सेट बनाए p एंड q, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म sets p and q such that p union q is equal to कैपिटल X। अब इसको ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूँ। अब मेरे को क्या करना है, एक सेट x था जिसमें n एलिमेंट्स थे 1 2 3 so on to n minus 1 बनाना है। अब इसे दो सेट बनाने हैं, एक p बनाना है और एक q बनाना है, ताकि इनका जो यूनियन है वो क्या किसके बराबर हो जाए, x के बराबर हो जाए। अब यूनियन x के बराबर कब होगा, जब सारे के सारे एलिमेंट कहाँ पे बैठे हों, या तो p में बैठ जाए या q में बैठ जाए या दोनों में बैठ जाए। रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। एक एलिमेंट के पास चार ऑप्शन है, या तो p में जाएगा या q में जाएगा, समझ गए, या तो p में जाएगा या q में जाएगा या दोनों में जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। ये चार ही ऑप्शन है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n एलिमेंट्स इन टू सेट्स इज 4 raised to the power n। या तो p में जाएगा या q में जाएगा या दोनों में जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेट बना रहे हो ना, 5 भी तो हो सकता है सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना बने। बट अब मुझे क्या चाहिए, जो मेरा एक एलिमेंट है उसके पास कितने ऑप्शन हो, या तो p में जाए या q में जाए या दोनों में जाए। दूसरे के पास p में जाए q में जाए दोनों में जाए, रिजेक्ट नहीं हो सकता। रिजेक्ट हो गया तो फिर यूनियन x नहीं बनेगा ना। मान लो आपने एक सेट बना दिया, एक सेट बना दिया जो p वाला है, सॉरी, p में आपने क्या किया 1 2 3 सो ऑन टू n माइनस 1 डाल दिए, सारे डाल दिए 1 2 3 4 ऐसे करके। और q में आपने क्या किया 4 5 से लेकर n माइनस 1 डाल दिया। अब इन दोनों का यूनियन x होगा ही नहीं। क्यों x नहीं होगा, क्योंकि जो आपने n है उसको रिजेक्ट ही कर दिया। तो इन दोनों का यूनियन x बनाने के लिए क्या है, क्योंकि आपका एलिमेंट या तो 1 में हो या 2 में हो या दोनों में हो, ठीक है। इसलिए क्या आंसर आएगा इसका 3 रेज़ टू द पावर n, क्योंकि ईच एलिमेंट हैज 3 ऑप्शन। ईच एलिमेंट हैज 3 ऑप्शंस। कौन कौन से 3 ऑप्शन, या तो p में जाए या q में जाए या p एंड q दोनों में जाए। रिजेक्ट वाला ऑप्शन उसके पास नहीं है। अब तो ये 128 क्लियर हुआ आप लोग को। अगर 128 क्लियर है फिर आप इसके बारे में भी सोच सकते हो कि भाई अब आपके पास आपको आर एलिमेंट क्या करने हैं, आर एलिमेंट चाहिए एग्जैक्टली पी यूनियन क्यू में। तो क्या करोगे, पहले तो आर एलिमेंट सिलेक्ट करो, उसको या तो पी में भेजो या क्यू में भेजो या दोनों में भेजो, और जो बचे हुए एन माइनस आर एलिमेंट है उसको रिजेक्शन वाले बॉक्स में डाल दो। उनके पास एक ही ऑप्शन है, तो उसका आंसर आता है एनसीआर इंटू 3 की पावर आर। यहाँ तक क्लियर है तो ऑल क्लियर करो एक बार।
ये अच्छे सबको क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो फिर प्रॉब्लम ये हो गया 129। वही स्टेटमेंट ए पहले दो। स्टेटमेंट ए का क्या मतलब है कि एक सेट एक्स है जिसमें n एलिमेंट्स है, उससे हम दो सेट बना रहे हैं पी एंड क्यू। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है ए पार्ट में, पी एंड क्यू such that P intersection Q is empty. That is P intersection Q is equal to 5. B part, कि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक बार पढ़ो और सब अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। सर एक बार सी एक पार्ट बार पढ़ो, दिखाना। सब लोग ट्राई करने की कोशिश करो। सर एक बार सी पार्ट दिखाना। देखो, चलो मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। अपने पास क्या है, P एंड Q वही सेम सेट है जिसमें n एलिमेंट्स थे। ठीक है, 1 2 3 सो ऑन टू n -1, n हमारे पास n एलिमेंट्स थे।
P एंड Q बनाने हैं such that P intersection Q is empty। इसका क्या मतलब हो गया कि एक एलिमेंट P में जाए या Q में जाए बट दोनों में ना जाए, क्योंकि दोनों में चला गया तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। समझ रहे हो? या तो P में जाए या Q में जाए या रिजेक्ट हो जाए, बट दोनों में ना जाए। तो कोई भी एक एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है, या तो P में चला, अकेला P में जाने का मतलब अकेला P में गया है वो। अब मान लो एक एलिमेंट ऐसा है आपका जो P साइड में चला गया 1 और 3 मान लो, और Q जो है वो 2 और 5 में चल, मतलब Q में 2 और 5 आ गए, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 तो है, इन दोनों में इंटरसेक्शन है ही नहीं। तो पहले वाले पार्ट में क्या हुआ, जो एक एलिमेंट है उसके पास P में भी जा सकता है, अकेला Q में भी जा सकता है और रिजेक्ट हो सकता है, दोनों में नहीं जा सकता। दोनों में जाने में गड़बड़ है। दूसरे एलिमेंट के पास भी यही तीन ऑप्शन है, तीसरे एलिमेंट के पास भी यही तीन ऑप्शन है, तो सबके पास तीन तीन ऑप्शन है। फोर्थ के पास भी यही तीन ऑप्शन है, P Q रिजेक्ट, या तो P में जाएगा या Q में जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा इसका 3⁻n। पहले वाले के पास भी तीन ऑप्शन, दूसरे वाले के पास भी तीन ऑप्शन, तीसरे वाले के पास भी तीन ऑप्शन, सो ऑन टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट P एंड Q सच दैट P इज इक्वल टू Q कॉम्प्लीमेंट्री। अब इसका क्या मतलब है कि जो Q कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया कि भाई टोटल माइनस P, मतलब x माइनस P, टोटल x था ना हमारा, तो Q जो होना चाहिए वो x माइनस P होना चाहिए। तो इसका मतलब है x के जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3 सो ऑन टू n माइनस 1 n। अब इसके बाद दो ही ऑप्शन है, या तो वो P में जाएं या Q में जाएं, दो ही ऑप्शन है, या तो P में जाएंगे या Q में जाएंगे। ठीक है, तो 1 वाला जो है या तो P में चला गया या Q में चला जाएगा, दोनों में नहीं जा सकता, दोनों में जाएगा तो वो x माइनस पी नहीं बनेगा, समझिए। और रिजेक्ट भी नहीं हो सकता, तब भी x माइनस पी नहीं बनेगा। x माइनस पी कहने का मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो एक सेट है आपके पास 1 2 3 4 5, मान लो ये छोटा सेट ले लिया, P में अगर आपका 1 2 आएगा तो Q में आपके पास 3 4 5 आना चाहिए, 3 4 भी नहीं आना चाहिए। तो P x जो होगा वो P माइनस, जो P होगा वो x माइनस Q होगा, या Q होगा वो x माइनस P होगा, कहने का ये मतलब है। तो अब एलिमेंट आपके दो ही में जा सकते हैं, या तो अकेले P में चले जाएं या Q में चले जाएं, दोनों में भी नहीं जा सकते, रिजेक्ट भी नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसे सेकंड वाले में क्या आएगा, या तो P में चले जाए Q में चले जाए, थर्ड वाले के पास भी क्या है, P में चले जाए Q में चले जाए। तो इसका आंसर कितना आएगा 2⁻n। हाँ, रिजेक्ट वाला भी ऑप्शन कंसिडर करना पड़ेगा ना, क्योंकि मान लो सारे के सारे रिजेक्ट हो गए तो P में 5 आ जाएगा, Q में भी 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अब क्या हो रहा है, 5 तो हो रहा है। और मान लो Q में 1 आ गया अकेला, Q में अकेला 1 और 2 आ गए, तब भी इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो वो रिजेक्शन वाले केसेस तो लेने पड़ेंगे। अभी बताओ ये दोनों सबको समझ आए, 3n और 2 की पावर n, अभी भी कर लेते हैं एक बार। नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग P एंड Q सच दैट P इंटरसेक्शन Q कंटेन्स एग्जैक्टली टू एलिमेंट। अब क्या है, वो कह रहा है कि भाई इन दोनों में बस दो ही मतलब इन दोनों में कॉमन कितने होने चाहिए, दो एलिमेंट। तो वो क्या करो, पहले तो वो दो सिलेक्ट कर लो, उन दोनों के पास एक ऑप्शन है, बोथ P एंड Q में जाएंगे वो, समझ रहे हो, बहुत ईजी है। तो उन दोनों के पास एक ही तो ऑप्शन है, दोनों P एंड Q में जाएंगे। अब बाकी जो बचे हुए उनके पास क्या है, बाकी n-2 ऑब्जेक्ट बच गए, उनके पास तीन ऑप्शन है, जो बैलेंस n-2 ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पास कौन कौन सी तीन ऑप्शन है, तो P में चले जाएं, एक Q में चले जाएं, या रिजेक्ट हो जाएं। तो ये इसका आंसर आएगा। बताओ भाई समझ आया कि नहीं समझ आया। माइक से बोलो एक बार, क्लियर हो गया यहाँ तक सबको कि रिपीट करना है कुछ। Yes, sir.
देखो चलो एक बार मैं और बता रहा हूँ। पहले में क्या था, P एंड Q में कोई भी एलिमेंट नहीं जाना चाहिए, दोनों में नहीं जाना चाहिए। तो क्या होगा, आपके हर एक एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन रहेंगे, या तो P में चला जाएगा, अकेला P में चला जाए, या अकेला Q में चला जाए, तो दोनों का इंटरसेक्शन नहीं आएगा ना, एम्प्टी चाहिए। और या तो वो रिजेक्ट हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है सारे के सारे एलिमेंट रिजेक्ट हो जाएं, तो दोनों आपके सेट 5 बन गया या एक 5 बन गया, ठीक है, और दूसरे में कुछ एलिमेंट आ जाए। तो इसीलिए अगर आपको इंटरसेक्शन 5 चाहिए तो आपके एक एलिमेंट के पास 3 ऑप्शन है, या तो अकेला P में जाए, या अकेला Q में जाए, या वो रिजेक्ट हो जाए। तो इसलिए क्या आंसर आएगा, 3n। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट P एंड Q सच दैट P इज इक्वल टू Q कॉम्प्लीमेंट्री। तो P इक्वल टू Q कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है, जो P होना चाहिए वो टोटल माइनस जो Q टोटल माइनस Q होना चाहिए, क्योंकि Q कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है टोटल माइनस Q, या Q जो होना चाहिए वो टोटल माइनस P होना चाहिए, तभी एक दूसरे के वो क्या हो पाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो पाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ, अब एक एलिमेंट जो है या तो P में जाएगा या Q में जाएगा। अगर वो दोनों में चला गया तो फिर वो x माइनस पी में नहीं आएगा ना, और अगर वो दोनों में चला जाता है तो x माइनस पी क्यू के बराबर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो दोनों में चला गया, तो हट जाएगा। वो तो x माइनस पी करोगे तो हट जाएगा। और अगर वो रिजेक्ट हो गया तब भी नहीं आएगा। तो आपको क्या चाहिए, या तो P में जाए या अकेला Q में जाए। तो हर एक एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन होंगे, तो 2 की पावर n आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाले में क्या है, P इंटरसेक्शन Q में बस 2 ही एलिमेंट आने चाहिए। जैसे जैसे पहले ये था कि P एंड Q में बस R ही एलिमेंट आने चाहिए, तो वो 2 एलिमेंट कब आएंगे, जब वो दोनों एलिमेंट P एंड Q दोनों में बैठे होंगे और बाकी कोई भी दोनों में ना बैठे। तो बाकी कोई भी एलिमेंट दोनों में ना बैठे, तो हमने क्या किया, NC2 में से सिलेक्ट करके उन दोनों को P एंड Q दोनों में बैठा दिया। अब बाकी बचे हमारे पास n-2 एलिमेंट्स, उनको क्या करना है, या तो P में चले जाए अकेले, या अकेले Q में चले जाए, या रिजेक्ट हो जाए। तो उसके बाद 3 ऑप्शन थे, इसलिए 3 के बाद n-2 आ गया। यहाँ तक सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम 130। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। स्क्रीन आ जाएगी बेटा, जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही वो थोड़ा सा वेट करे, बस थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है उसके एंड पे। सो X इज अ सेट कंटेनिंग a subset P1 is chosen at random set X is reconstructed by replacing the elements similarly subset P2 P3 so on to Pm are chosen where M is greater than or equal to 2. Find number of ways to select sets such that, अब ये वाले पार्ट भी खुद से करना, ठीक है, ट्राई करो सब लोग। तो इसमें क्या है कि एक सेट कैपिटल X था, उससे हम बना रहे हैं P1 P2 P3 so on to Pm where M is greater than equal to 2। मतलब आप सबसेट तो बना रहे हो बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स, ठीक है, बट वो जो सबसेट होने चाहिए वो 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए, तो ऐसे कह रहे हैं। तो Pi इंटरसेक्शन Pj is equal to phi for I not equal to j, where I comma j belongs to 1 2 3 4 5 so on to M, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बी पार्ट, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। बी पार्ट में क्या है, P1 इंटरसेक्शन P2 इंटरसेक्शन P3
so on to intersection pm is equal to 5। इसका क्या मतलब हो गया कि भाई जो एलिमेंट P1 में है, मतलब कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए सब में कॉमन हो जाए, क्योंकि अगर सब में कॉमन होगा तो इंटरसेक्शन 5 नहीं आएगा। तो कोई भी सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ऐसा हो सकता है दो सेट में वन बैठा हुआ है बट वो थर्ड सेट में नहीं है, तो सारों के सारों सेट में कोई भी एक कॉमन नहीं होना चाहिए। सी पार्ट। अब इसमें यूनियन लिखा हुआ P1 यूनियन P2 यूनियन P3 सो ऑन टू PM इज इक्वल टू कैपिटल X। ठीक है, अभी बार ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करना। तो बेसिकली ऐसा है कि एक सेट X है जिसमें n एलिमेंट्स हैं और उससे आपने P1 P2 P3 सो ऑन टू Pn बनाया। ठीक है, वो कह रहा है पहले पार्ट में P1 इंटरसेक्शन P2 5 होना चाहिए, ठीक है, P2 इंटरसेक्शन P3 5 होना चाहिए एंड सो ऑन। नहीं आया किसी का भी आंसर चैट बॉक्स में लिखो जिसका भी आंसर आ रहा है। बताओ भाई जल्दी से, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा। m फैक्टोरियल इज नॉट करेक्ट। नहीं 3 की पावर m-1 भी नहीं आएगा। देखो इसका क्या मतलब हुआ, सुनो अब मैं बताता हूँ। अब जो x में हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, मान लो ऐसा मान लेते हैं O1 O2 O3 ऐसे करते करते n एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। अब जो पहला एलिमेंट है उसको क्या करना है, या तो वो P1 में चला जाए या P2 में चला जाए P3 में चला जाए, ऐसे करते करते Pm-1 Pm में चला जाए। अब जब मैं ये बोल रहा हूँ ओपन P1 में जाएगा तो ये एक ऑप्शन है ना उसके पास कि वो P1 में जाएगा, तो P1 में जाके बैठ जाएगा।
P2 में जाएगा बैठ जाएगा, P3 में जाएगा बैठ जाएगा, ऐसे करते करते PM तक वो, तो उसके पास M ऑप्शंस है। और सब अब कौन सा ऑप्शन होगा, दो दो वाले भी आएंगे, P1 P2 P2 P3, उसमें नहीं जाएगा वो। जो ऑब्जेक्ट वन है वो दो, अगर दो में चला गया साइमल्टेनियसली तब तो गड़बड़ हो गई, तब तो इंटरसेक्शन में वो आ जाएगा, फाइन ही आएगा फिर ना। तो अब वो या तो सब में इंडिविजुअली सब में चला जाए, पहला तरीका, और कॉमन में किसी में ना जाए, या रिजेक्शन वाले बॉक्स में चला जाए, मतलब सारे एलिमेंट आपके रिजेक्शन वाले बॉक्स में चले जाएंगे, तब दोनों P1 P2 5 हो जाएंगे और उनके इंटरसेक्शन 5 आएगा। तो इसलिए O1 के पास क्या ऑप्शन है, P1 में चला जाएगा, P2 में चला जाएगा, सो ऑन टू PM में चला जाएगा, या रिजेक्ट हो जाएगा। तो O1 के पास M+1 ऑप्शन है। ठीक है, O2 के पास भी कितने हैं, O2 भी इनमें से किसी में जा सकता है, अरे एक सेट में दोबारा से जा तो सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। इसके पास भी M+1 ऑप्शन है, तो सबके पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे, M+1। तो क्या आंसर आएगा, M+1 की पावर n। देखो आप ये चीज समझो कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोलता हूँ कि इस जैसे पहले ऑब्जेक्ट के पास M+1 ऑप्शन है, दूसरे के पास भी M+1 ऑप्शन है, तो उन दोनों का कुछ इंटरसेक्शन आ जाएगा। भाई ऑब्जेक्ट वन अगर P1 में बैठा हुआ है, ठीक है, और आपका P2 में भी आपका क्या बैठा हुआ है, ऑब्जेक्ट वन बैठा हुआ है, ऑब्जेक्ट टू बैठा हुआ है, ऑब्जेक्ट थ्री बैठा हुआ है, तो क्या होगा, तब तो इंटरसेक्शन आएगा। बट जब आप बोलोगे कि भाई ऑब्जेक्ट वन यहाँ पे नहीं बैठा है, तब इंटरसेक्शन इन दोनों क्या आएगा, 5 आएगा। तो जब मैं बोल रहा हूँ O1 के पास क्या ऑप्शन है, या तो P1 में चला जाए, या P2 में चला जाए, या PM में चला जाए, तो जाएगा तो किसी एक में जाएगा ना, दो में थोड़ी जाएगा वो। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। जब मैं बोलता हूँ O1 इज गोइंग टू, O1 हैज M ऑप्शन, तो किसी एक में जाके बैठेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, M+1 की पावर n। सो दिस इज द आंसर। बताओ भाई, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब बी पार्ट है कि इन सब का यूनियन क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना है इसमें। तो इसमें एक्स में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, कैपिटल एक्स में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 सो ऑन टू n एलिमेंट्स हैं। अब यूनियन एक्स होने का मतलब क्या है कि या तो जो फर्स्ट एलिमेंट है या वो P1 में जाए, या P2 में जाए, या P3 में जाए, या PM में जाए। और किस में जा सकता है, या तो किसी दो सेट में चला जाए, P1 P2 में चला जाए, P2 P3 में चला जाए। आप समझ रहे हो। तो इसका क्या मतलब है, एक एलिमेंट कहाँ कहाँ जा सकता है, या तो M में से कोई एक सेट को सिलेक्ट करके चला जाए, या M में से दो सेट को सिलेक्ट करके चला जाएगा, M में से तीन सेट को सिलेक्ट करके तीन सेट को सिलेक्ट करके चला जाएगा, या M में से M-1 को, या M में से M को। MC0 नहीं करेगा। MC0 का मतलब क्या, आपने वो एलिमेंट क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। मतलब एक वे वो भी था ना कि रिजेक्ट कर दिया, तो हमें रिजेक्शन में नहीं चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, किसी ना किसी सेट में वो बैठना चाहिए। तो अब यूनियन का क्या फायदा होता है कि भाई एक में बैठ जाए, दो में बैठ जाए, तीन में बैठ जाए, यूनियन में तो उसको एक ही बार लिखना है आपको। तो इसलिए आपने क्या बोला कि भाई जो पहला ऑप्शन है उसके पास क्या है, पहला ऑब्जेक्ट के पास क्या ऑप्शन है, या तो वो किसी एक सेट में M में से एक को चूज करके उसमें बैठ जाए, या M में से दो को चूज करके उसमें बैठ जाए, M में से तीन को चूज करके उसमें बैठ जाए, एंड सो ऑन। सिमिलरली दूसरे ऑब्जेक्ट के पास भी यही ऑप्शन है। तो ये वाली टर्म आ रही है आपकी M+1, टू से बनेगा ना ये, तो 2 की पावर M-1 बनेगा ना, सॉरी 2 की पावर M-1, क्योंकि MC0 मिसिंग है, MC1 MC2 MC3 सो ऑन टू MCM, तो ये 2 की पावर M-1 हो गया। इसके पास भी कितना आएगा, 2 की पावर M-1 आएगा। ऐसे करते करते mth के पास भी क्या आएगा, वही MC1 MC2 सो ऑन टू MCM, 2 की पावर M-1। तो सबके पास कितने ऑप्शन हो गए, 2 की पावर M-1 ऑप्शंस हो गए। mth नहीं nth आएगा ना यहाँ पे। कितने एलिमेंट है हमारे पास, n एलिमेंट है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। तो पहला एलिमेंट जो है उसके पास या तो वो m सेट में से किसी एक सेट में जाएगा, या दो में जाएगा, या तीन में जाएगा। ऐसे करते करते m में भी जा सकता है, तब भी यूनियन उसका x आएगा। तो ओवरऑल हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की पावर M-1 रेज़ टू द पावर n। सो दिस इज द आंसर।
इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि m सेट में से एक सेट चूज करके मैंने उसमें एलिमेंट को बिठाया, m सेट में से दो सेट चूज करके उसमें एलिमेंट को बिठाया, तो एलिमेंट को बिठाने का तो एक ही तरीका है ना, दोनों में एक बस पुट कर दीजिए। यहां तक बताओ भाई, समझ आ गया सबको? ऑल क्लियर है कि नहीं है? अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड वाले में क्या है, जो सी पार्ट था हमारा, अच्छा ये तो मैंने सी पार्ट ही बता दिया आपको, सी पार्ट ही बता दिया, तो अच्छा सी पार्ट बताया, बी पार्ट बताता हूँ। बी पार्ट में क्या है कि इंटरसेक्शन इसका क्या आना चाहिए, 5, ठीक है जी। तो अब 5 आना चाहिए, तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो ऑब्जेक्ट 1 है उसके पास कितने ऑप्शन होंगे, वो सब में ना जाए, एमसीएम में ना जाए वो, समझ गया ना? या तो वो रिजेक्ट हो जाए, मतलब किसी, मतलब एम सेट में से किसी में भी नहीं गया, या तो एम सेट में से किसी एक को चूज करके चला गया, या एम में से दो को चूज करके वहां चला गया, या एम सी एम माइनस वन तक चला गया, सब में जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। सब में जाएगा तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू भी किसके बराबर आ रही है, टू एम माइनस वन, टू के पावर एम माइनस वन। इसका मतलब ऑब्जेक्ट टू के पास भी क्या रहेगा, टू की पावर एम माइनस वन। ऑब्जेक्ट एन के पास भी क्या रहेगा, टू की पावर एम माइनस वन। तो इसका आंसर भी क्या आने वाला है, टू की पावर एम माइनस वन रेज़ टू द पावर एन। ये दोनों का आंसर सेम है। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, पहले ये देख लो कि किसको समझ आ गया। फर्स्ट पार्ट तो सबको समझ आ गया होगा। चलो सुनो, देखो क्वेश्चन में ये था अब कि हमारे पास 15 सेट हैं, नहीं सॉरी एम सेट है, 15 नहीं है, एम सेट है, P1 P2 P3 सो ऑन टू Pm, एम सेट है, ठीक है। अब वो सेट कहाँ से बन रहे हैं, वो n एलिमेंट से बन रहे हैं, तो इसमें ना दो तीन चीजें m और n है, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। तो हमारे पास n एलिमेंट है, O1 O2 O3 सो ऑन टू On, उससे मैं m सेट्स बना रहा हूँ सच दैट सबका इंटरसेक्शन 5 हो। अब सबका इंटरसेक्शन 5 कब होगा, P1 इंटरसेक्शन P2 5 हो, P2 इंटरसेक्शन P3 5 हो, कब होगा, जब एक एलिमेंट दो में कॉमन ना हो, जब एक एलिमेंट दो में कॉमन ना हो। तो हमने क्या किया भाई, अब O1 के पास ऑप्शन देखा, O1 के पास कितने ऑप्शन है, O1 के पास ऑप्शन है या तो P1 में जाए, या P2 में जाए, या Pm तक जाए, ठीक है। अब P1 P2 में नहीं जा सकती है, अगर P1 P2 में जा सकती है तो MC2 और ऐड होता है इसमें, ठीक है। तो वो बस उसके पास क्या ऑप्शन है, O1 के पास या तो अकेला P1 में जाए, P2 में जाए, P3 में जाए, Pm में जाए, मतलब MC1 M में से किसी एक में चले जाए सिलेक्ट करके। और बाकी एक केस कौन सा वाला है, जब वो रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब रिजेक्शन वाले में चला गया, तब भी इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा। तो अब O1 के पास कितने ऑप्शन हो गए, m+1, O2 के पास भी m+1, O3 के पास भी m+1, तो आंसर आएगा m+1 की पावर n। अब बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में क्या है कि सबका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, तो सबका इंटरसेक्शन 5 क्या होगा कि एक एलिमेंट सब में ना बैठा हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, MC0 करने का क्या मतलब होता है कि भाई सारे जो भी एलिमेंट है वो रिजेक्ट हो गया, वो बॉक्स में गया ही नहीं, वो तो रिजेक्ट हो गया। MC1 कहने का क्या मतलब है, या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि M सेट में से मैंने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया, O1 कहाँ पे जा रहा है, M सेट में से किसी एक सेट को सिलेक्ट करके जा रहा है, तो MC0 करने का मतलब उस M सेट में से मैंने किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया। फिर MC1 करने का क्या मतलब, उस M के सेट में से मैंने एक को सिलेक्ट कर लिया, वहां जाके O1 बैठ गया। और क्या कर सकता है, वो दो सेट में बैठ सकता है, और क्या कर सकता है, M-1 सेट में बैठ सकता है, तो 2 की पावर M-1 आ गया। O2 के पास भी कितने ऑप्शन हो गए, 2 की पावर M-1, क्योंकि वो भी क्या करेगा, या तो किसी भी सेट में नहीं जाएगा क्योंकि 5 चाहिए इंटरसेक्शन, या किसी एक सेट में बैठ जाएगा, या दो में बैठ जाएगा। M मतलब सब में नहीं बैठेगा, अगर सब में बैठ गया तो इंटरसेक्शन आ जाएगा ना बेटा उसका, इसलिए 2 की पावर M-1 ऑप्शन रहेंगे हर किसी ऑब्जेक्ट के पास, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर M-1 रेज़ टू द पावर n। ऐसे जब सब में चाहिए आपको, अब क्या है कि भाई वो बस रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, तो P1 P2 सो ऑन टू Pm में किसी में भी नहीं गया तो गड़बड़ है, तो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको ऑब्जेक्ट को जाना ही पड़ेगा, या तो P1 में जाए, या P2 में जाए, या P3 में जाए, या सब में जाए, या दो में जाए, या तीन में जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, MC1 मतलब M सेट सिलेक्ट किए,
एम सेट में से एक सेट को सिलेक्ट किया, उसमें ऑब्जेक्ट को घेर दिया। MC2 कहने का क्या मतलब हो गया, M में से दो सेट को सिलेक्ट किया, उसमें ऑब्जेक्ट को घेर दिया। M में से तीन ऑब्जेक्ट्स को तीन सेट्स को सिलेक्ट किया और उसमें ऑब्जेक्ट घेर दिया। MCM का मतलब क्या हो गया, M में से M सेट्स को कलेक्ट कर लिया और उसमें ऑब्जेक्ट को घेर दिया, तो 2 की पावर m-1 ही आ गया। ऐसे सेम दूसरे के लिए भी होगा, और करते करते n ऑब्जेक्ट्स हैं तो 2 की पावर m-1 की पावर n आ जाएगा, 2 की पावर m-1 होल रेज़ टू की पावर n। देखो इंपॉर्टेंट ये समझो कि भाई वो एलिमेंट में कहाँ प्लेस करना है मुझे। जब यूनियन एक्स चाहिए तो मतलब मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता ना, एक भी एलिमेंट मैंने रिजेक्ट कर दिया अगर वो किसी में नहीं गया तो यूनियन आपका एक्स नहीं हो सकता। अब बताओ, आप थोड़ा सा क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? एक और ऐसे क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी स्टिल किसी को नहीं समझ आया, घबराओ नहीं, अभी सुनो इसको। In how many ways can two distinct subsets in how many ways can two distinct subsets of the set of k elements be selected so that they have exactly two common elements? Where k is greater than equal to 3। अब इसको एक बार ट्राई करो। स्क्रीन थोड़ी थोड़ी हैंग हो रही है, बट कोई नहीं, चलो आज नेटवर्क का इशू चल रहा है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है जिसमें k एलिमेंट्स हैं, से ऐसा मान लेते हैं 1 2 3 4 सो ऑन टू k-1 कॉमा k एलिमेंट्स हैं इस सेट में, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन टू डिस्टिंक्ट, अब दो डिस्टिंक्ट सबसेट बनाना है। वो डिस्टिंक्ट कहने का मतलब समझ आ गया कि जो एलिमेंट p में होगा वो q में नहीं होगा, सो दैट दे हैव एग्जैक्टली टू कॉमन एलिमेंट्स। अब उनमें क्या होना चाहिए, दो ही कॉमन एलिमेंट होने चाहिए। करो एक बार करके बताओ मुझे। किसी का आंसर आया तो बताओ। नहीं नहीं, जीरो नहीं आएगा बेटा, आंसर आएगा इसका। जीरो नहीं आएगा बेटा इसका आंसर। दो ही एलिमेंट कॉमन चाहिए, ठीक है।
KC2 कुछ बच्चे ठीक तो कर रहे हैं। देखो मान लो मेरे पास दो एलिमेंट है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब सुनना एक बात, मान लो दो एलिमेंट है और मैं बोल रहा हूँ कि भाई P है, Q है, और जो मेरे पास एक एलिमेंट है वो P में भी जा सकता है, वो Q में भी जा सकता है, ठीक है। तो हम जब बोलते हैं P और Q में जाएगा तो टोटल 4 वेज बोलेंगे। तो 4 वेज कौन से होंगे, या तो 1 इसमें चला गया, ठीक है, और Q 2 में चला गया, या 1 2 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 1 2 आ गया, यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 1 आ गया, सॉरी यहाँ पे 2, हाँ 2 आया और 1 आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब मैं बोल रहा हूँ मेरे को दो एलिमेंट है और उनको मेरे को दो सेट में भेजना है, P और Q में, तो P में 1 2 आ रहा है वो अलग बात है, Q में अगर 2 1 आ रहा है तो वो अलग बात है, इसमें 1 2 5 आ रहा है, इसमें 5 1 2 आ रहा है, वो अलग बात है, इसमें सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दो सेट में, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये होता है कि वन के पास ऑप्शन है P में चला जाए या Q में चला जाए, टू के पास ऑप्शन है P में चला जाए Q में चला जाए। तो इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट मैटर करता है, क्योंकि P और Q आपने नाम दे रखे हैं दो सेट को। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसने बोला इन हाउ मेनी वेज कैन टू डिस्टिंक्ट सबसेट ऑफ सेट ऑफ K एलिमेंट्स बी सिलेक्टेड सो दैट दे हैव एग्जैक्टली टू कॉमन एलिमेंट्स। अब उनमें कितने एलिमेंट होने चाहिए, दो ही एलिमेंट कॉमन होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले तो KC2 से दो एलिमेंट कॉमन निकाल लेंगे, K एलिमेंट से हमारे पास, उसमें से हमने KC2 करके दो एलिमेंट कॉमन निकाल लिए, ठीक है। अब वो जो कॉमन एलिमेंट है वो कहाँ पे जाएंगे, ठीक है, दो ही तो कॉमन एलिमेंट करने हैं, तो वो जो दो कॉमन एलिमेंट है वो कहाँ पे जाएंगे, वो P एंड Q दोनों में जाएंगे, बोथ में जाएंगे ना, P एंड Q में, दे हैव एग्जैक्टली टू कॉमन एलिमेंट्स। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, KC2 इंटू 1, ये 1 किसके लिए है हमारे पास, कि वो जो एलिमेंट हमने सिलेक्ट किए दो एलिमेंट वो किस में जाएंगे, बोथ P एंड Q में जाएंगे, तो वो एक ऑप्शन हो गया। अब जो बाकी बचे हुए एलिमेंट है उनके पास क्या ऑप्शन है, तो बाकी बचा हुआ एलिमेंट मान लो अगर 3 है, सिर्फ क्या ऑप्शन है, या तो P में जाएगा या Q में जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। अकेला P में भी जा सकता है, अकेला Q में भी जा सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर आएगा, 3 की पावर K-2 बचे ना, K2 तो कंज्यूम कर लिए, 3 की पावर K-2 -1। अब ये -1 क्यों किया मैंने, अब जो एक एलिमेंट है वो क्या होगा, या तो P में जाएगा या Q में जाएगा, रिजेक्शन वाले में जाएगा। अब एक केस इसमें ऐसा आएगा जिसमें सारे के सारे रिजेक्ट हो गए, ठीक है। एक केस क्या आएगा, जब सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। और जब सारे के सारे रिजेक्ट होंगे तो कोई भी एलिमेंट आपका P और Q में नहीं आएगा। अब जब कोई भी एलिमेंट P और Q में नहीं आएगा तो वो वाला एक ही केस होगा ना। देखो एक सेट में हमारे पास दो एलिमेंट है, वन जैसे एक सेट में हमारे पास K एलिमेंट है, अब इसको हटाता हूं मैं, आप ध्यान से समझो इसको कि हो क्या रहा है। अब मेरे को इसमें से दो एलिमेंट कॉमन करने हैं, दो एलिमेंट किस में जाने चाहिए, दो सेट्स में चले जाने चाहिए। तो मैंने पहले KC2 करके क्या किया, वो दो एलिमेंट सिलेक्ट कर लिए। अब वो जो दो एलिमेंट है या तो किस में जाएंगे, P में जाएंगे या Q में जाएंगे, ठीक है। उसको जाने का मतलब दोनों में जाएंगे, मतलब P एंड Q दोनों में जाएंगे, मतलब ये वाले जो दो एलिमेंट है कॉमन है ना, तो P Q एंड P एंड Q। तो इसमें अकेले में नहीं जाएंगे, अकेले में जाएंगे तो कॉमन दोनों में थोड़ी हो पाएंगे, इसमें भी नहीं जाएंगे। तो उसके बाद ये ऑप्शन है P एंड Q दोनों में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो बाकी बचे हुए एलिमेंट है उनके पास क्या ऑप्शन है, तो या तो P में जाएंगे या Q में जाएंगे या वो रिजेक्ट हो जाएंगे। अब एक केस ऐसा होगा जिसमें जो बाकी बचे हुए एलिमेंट है वो सारे के सारे रिजेक्ट हो गए, वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि फिर इंटरसेक्शन आपका, तो सारे आपने वो ऐसे रिजेक्ट कर दिए तो इंटरसेक्शन जरूरी नहीं है ना। एक मिनट रुको, ठीक है। अब एक चीज और सुनो इसके साथ, दो एलिमेंट सिलेक्ट करके मैंने P एंड Q दोनों में डाले, बाकी बचे हुए एलिमेंट के पास K-2 एलिमेंट्स के पास क्या ऑप्शन है, P है, Q है, रिजेक्ट, ठीक है। ये तीन ऑप्शन हो गए। अब ये -1 की कहानी मैं ये बता रहा हूँ, जब सबके सब रिजेक्ट हो जाएंगे, वो वाला केस हटा है, जब सबके सब रिजेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, वो दोनों डिस्टिंक्ट भी नहीं बन पाएंगे ना, हमें दो डिस्टिंक्ट सबसेट चाहिए।
ठीक है, तो सबके सब रिजेक्ट आप नहीं कर सकते। अगर आपने सबके सब रिजेक्ट कर दिए तो आपके क्या हो जाएगा, आपका जो सेट बनेगा वो ऐसा बनेगा, आप इन हाउ मेनी वेज टू डिस्टिंक्ट सबसेट पी और मान लेते हैं पी और क्यू बनाया, ठीक है। तो आपके जो दो एलिमेंट थे, मान लो 1 और 2, वो इसमें भी चले गए, वो इसमें भी चले गए, क्योंकि इन दोनों के पास तो एक ऑप्शन है। अब बाकी सारे के सारे आपने रिजेक्ट कर दिए, तो ये तो केस हटेगा। तो ये वाला केस हमने 1 के कारण हटा रखा है। और बाय 2 भी करना पड़ेगा। बाय 2 हमने इसलिए किया, तो ये हमने रिजेक्ट किया है, ये वाला केस, ठीक है, ये रिजेक्ट किया 1 केस। क्यों रिजेक्ट किया, उसमें क्या होंगे, जो आपके सेट होंगे वो डिस्टिंक्ट नहीं बन पाएंगे। ये बाय 2 क्यों किया है, क्योंकि ओनली ग्रुपिंग इज मैटर, ओनली ग्रुपिंग मैटर्स। यहाँ पे हमें सेट का नाम ही नहीं दिया हुआ, इसने तो बस ये बोला है दो डिस्टिंक्ट सेट बना दो, इसने ये नहीं बोला है कि पी और क्यू बनाओ, ठीक है। तो हम इन दोनों के कारण सेपरेट सेट कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसलिए बाय 2 आ रहेगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब एक बार सोच लो, फिर नहीं आ रहा तो मुझे बताओ। के में से दो एलिमेंट सिलेक्ट करके दोनों में भेज दिया, पी एंड क्यू दोनों में चले गए वो दो एलिमेंट। बाकी एलिमेंट जो है वो कहाँ जाएंगे, या तो पी में अकेले में चले जाएं, क्यू में चले जाएं, रिजेक्ट हो जाएं। उसमें एक केस ऐसा होगा जब सबके सब रिजेक्ट हो जाएंगे। जब सबके सब रिजेक्ट होंगे तो आपके वो दोनों सेट डिस्टिंक्ट नहीं बन पाएंगे। इसलिए के सी 2 × 3 की बार के माइनस 2 -1 डिवाइड बाई 2 इसीलिए किया क्योंकि ओनली ग्रुपिंग मैटर्स। तो ये इसका आंसर है। देख लो एक बार, कुछ नहीं समझ आया तो बताओ मुझे। क्लियर हो गया सबको? तो एक बार बस आप इसके नोट्स पढ़ना, और इसका जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो उसको देखना, आपको अपने आप ही क्लियर होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। अब इसके मिसलेनियस प्रॉब्लम करने हैं हमें, तो मैं मिसलेनियस प्रॉब्लम्स लिख रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक दो अभी कर लेते हैं, फिर कल एक दो लेक्चर और होंगे जिसमें हम और करेंगे, फिर ये एकदम खत्म हो जाएगा। पैरेलल में आप अपना पैकेज जरूर करते रहें। इवनिंग क्लास में हमारी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, ठीक है। चलो अब मैं मिसलेनियस प्रॉब्लम दे रहा हूँ आपको। कितने हो गए हमारे प्रॉब्लम? प्रॉब्लम 131। If R, S, T are prime numbers and P, Q are positive integers such that LCM of P, Q is R square T4 S square, then number of ordered pair P, Q is, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। आर एस टी आर प्राइम नंबर, पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एलसीएम ऑफ पी क्यू इज आर स्क्वायर टी फोर एस स्क्वायर देन द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पी क्यू एस। एक बार थोड़ा सा सोच लो, फिर मैं बता रहा हूँ। ये जेई का ही प्रॉब्लम है, 2006 में हुआ है। मतलब आपको क्या करना है, दो नंबर ऐसे चूज करने हैं जिनका एलसीएम आर स्क्वायर टी फोर एस स्क्वायर है। एक बार सोच लो, फिर मैं बता रहा हूँ। किसी ने ये क्वेश्चन किया हो पहले टेस्ट के टाइम पे?
नहीं, देखो मैं बताता हूँ, चलो सुनो। देखो एलसीएम दो नंबर का ये कब बनेगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। से मान लो मैंने बोला मेरे पास, जैसे मैंने बोला मान लो 2 और 3 मेरे पास प्राइम नंबर है, और मेरे को एलसीएम ऑफ टू नंबर्स p, q चाहिए 4 12 मान लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, सुनना आप सब लोग। तो 12 क्या होता है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। अब एलसीएम का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो p और q आपने प्राइम फैक्टराइजेशन में देखा भी होगा। अब p और q दो नंबर अलग अलग हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 2 हाईएस्ट, एलसीएम में क्या होता था, हम कौन सी पावर उठाते थे, हाईएस्ट की मिनिमम, हाईएस्ट उठाते हैं। अब जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 0 है, तो एलसीएम इन दोनों का 2 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, नहीं आएगा। तो किसी एक में हमेशा 2 की पावर 2 बैठा रहना चाहिए। तो मान लो यहीं बैठा है, 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, अब भी इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 आएगा, ठीक है। अब इसका रिवर्स भी हो सकता है, इसका रिवर्स नहीं हो सकता क्योंकि ये तो ऑलरेडी दोनों तरफ सेम है। 2 की पावर 1 इधर आ जाए, 2 की पावर 2 इधर आ जाए, 2 की पावर 0 इधर आ जाए, 2 की पावर 2 इधर आ जाए। तो अब p और q का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास हमेशा 2 की पावर 2 आएगा। अब 3 की पावर 1 का देखते हैं, p और q। 3 की पावर 1 आ जाए, 3 की पावर 0 आ जाए, 3 की पावर 1 आ जाए, 3 की पावर 1 आ जाए, 3 की पावर 0 आ जाए, 3 की पावर 1 आ जाए। अब 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 आएगा तो एलसीएम 3 की पावर 1 थोड़ी आ जाएगा। तो क्योंकि एलसीएम आपको पता होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करते समय जब आप एलसीएम निकालते हो तो हाईएस्ट पावर पिक होती है। तो 2 की पावर 2 के पास कितने ऑप्शन है, अगर दो सेट है मेरे पास p और q और एलसीएम आपको 2 की पावर 2 बनाना है, तो आपको देख के समझ आ रहा है ना, 2 की पावर 2 के पास कितने ऑप्शन है, या तो p में जाएगा, इसको मतलब इसको ऐसे ऐसे नहीं सोचना कितने ऑप्शन है, इसको ऐसे सोचो कि 2 की पावर 0 हो सकता है, 2 की पावर 1 हो सकता है, 2 की पावर 2 हो सकता है। तो अब इसको ऐसे लिखकर देखना ही पड़ेगा कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 0 बनेगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 बनेगा, तो 5 बन रहा है इस केस में, 5 बन गया ना। तो 2 की पावर 2 को स्प्लिट करने का, ताकि एलसीएम 2 की पावर 2 बने, 5 बनेगा। यहाँ पे 3 बन रहा है, तो इसका आंसर आएगा 15 पॉसिबल सेट्स होंगे हमारे पास। अब वो कैसे बनेंगे 15, वो देख लो एक बार। तो जैसे मान लो p बना आपका, आपने ये उठाया और ये उठाया, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, ये p का पहला वैल्यू हो गया। अब q का इसके साथ क्या आएगा, q का इसके साथ इधर आ रहा है 2 की पावर 0, 3 की पावर 0। तो आपने एक लाइन ये उठाई, एक लाइन ये उठा ली, इधर 3 की पावर 1 का, इधर 3 की पावर 0 का, एलसीएम देखो कितना आएगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 आएगा। अब मान लो आपने ये वाली लाइन उठाई, तो p 2 की पावर 2 है और q आपका 2 की पावर 0 है। अब आपने यहाँ से ये वाली लाइन उठा ली, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, तो तब भी एलसीएम क्या आएगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। समझ आ रहा है। तो इधर 5 वैल्यूज हैं, इधर 3 वैल्यूज हैं, टोटल कितनी होंगी, 15 होंगी। अब जो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें है हमारे पास जो एलसीएम चाहिए मुझे p और q का, वो चाहिए r की पावर 2, t की पावर 4, s की पावर 2। अब r की पावर 2 में कौन कौन है, r की पावर 0 है, r की पावर 1 है, r की पावर 2 है। तो अगर हम p और q को कंपेयर करें, तो ऐसे जैसे पहले लिखा था वो करते हैं, p और q कंपेयर करें, तो r की पावर 2 के कारण तो 5 ही बन जाएंगे, तो क्लियर है हमें। जैसे यहाँ r की पावर 2 रहे, यहाँ r की पावर 0 रहे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, r की पावर 2, r की पावर 2 रहे, r की पावर 1 रहे, r की पावर 2 रहे, r की पावर 2 रहे, r की पावर 1 रहे, r की पावर 2 रहे, r की पावर 0 रहे, r की पावर 2 रहे, तो 5 आ जाएगा। अब t की पावर 4 में कितना आएगा, 9 आएगा। अब समझ लो कैसे आ रहा है ये, जो उसकी जो पावर है उसकी वजह से टर्म्स बन रही है ना, और एक रिपीट हो रहा है उसमें, तो वो ऐसा आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। अब टी की पावर 4 का अगर आप देखोगे तो p और q, टी की पावर 4 में क्या होगा, इधर टी की पावर 4 है, इधर टी की पावर 0 है, टी की पावर 4, टी की पावर 1, टी की पावर 4, टी की पावर 2, टी की पावर 4, टी की पावर 3, टी की पावर 4, टी की पावर 4, और ये 4 रिपीट करेंगे रिवर्स ऑर्डर में। एक तरफ तो आपको टी की पावर 4 ही रखना है ना, तो p और q का ऑर्डर्ड पेयर है, तो टी की पावर 4 रखोगे और एक तरफ रिपीट करोगे, तो वो 8 तो ये हो गया, प्लस 1 9 आएगा। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आएगा, वो 2 के कारण तो आ रहा है 2 इंटू 2 प्लस 1, इतने ऑर्डर्ड पेयर। 4 के कारण कितना आ रहा है, 2 इंटू 4 प्लस 1, फिर 2 के कारण कितना आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1, ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 9 इंटू 5, तो 25 इंटू 9, 225, तो 225 इज द आंसर। देखो ये ना, अब मिसलेनियस में क्या होगा, जो भी चीजें आपकी कवर अप नहीं हो रखी हैं, तो कुछ ऐसे आर्बिट्री नए से क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उसमें आपका दिमाग लगेगा, उसमें ऐसे बैठे बैठे नहीं होगा कि आपने पुराना पढ़ लिया डायरेक्ट उसको कॉपी कर दिया, तो वैसा नहीं होगा, सोचना भी तो पड़ेगा। अब एलसीएम एलसीएम की थ्योरी क्या है,
कि भाई अगर r की पावर 2 और r की पावर 0 प्रेजेंट है इन दो टर्म्स में, तो उसके एलसीएम में r की पावर 2 आएगा, तो हाईएस्ट पावर आती है, उस हिसाब से देखना पड़ेगा। समझ आ गई सबको? ठीक है, ऑल क्लियर कर दो एक बार। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। सर एक बार ऊपर और स्क्रॉल करना। कल इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, मिसलेनियस को कंटिन्यू करेंगे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे।